हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर 3 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इस चैप्टर का उनको सॉल्व करते हैं, जिसमें टोटल आपके 22 प्रश्न हैं। 22 प्रश्न मैं आपको आज के इसी वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगी। तो आइए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और चैप्टर 3 फिजिक्स के चैप्टर 3 के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। देखिए, ये है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चूंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वो एक तरह का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं? तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द में या फिर एक वाक्य में देना होता है। लेकिन अधिकतर बच्चे जो होते हैं, और मैं भी यही रिकमेंड करती हूँ कि आप एक शब्द में ही लिखें। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो एक तरह से आपका ऑब्जेक्टिव किस तरह से आता है, एग्जाम में प्रश्न दिया रहता है, 4 ऑप्शन रहते हैं, आपको टिक करना होता है। तो बस यहाँ पे उसी तरह से आपको एक वर्ड में आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सेंटेंस में लिखें तो सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हमारा कि नेत्र के उस गुण को जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में सहायता करता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा समंजन क्षमता। ठीक है, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? समंजन क्षमता। यहाँ पे कॉपी पर मैंने लिखा हुआ है समंजन क्षमता, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्या भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के जो प्रतिबिंब होते हैं उसको फोकस करने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित होती है? तो बिल्कुल परिवर्तित होती है, इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। ठीक है, और ये क्यों होती है, कैसे होती है? तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैंने ये चैप्टर डिटेल में पढ़ाया हुआ है, वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई है। और जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था ना फ्रेंड्स, तो जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं मुझे अभी, मैं आपको बता देती हूँ कि जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तो वहीं पे मैंने, और जो भी चैप्टर मैं पढ़ाती हूँ वहीं पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि कौन सा प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप से आएगा, कौन सा लघु उत्तरीय प्रश्न में आएगा, कौन सा दीर्घ उत्तरीय में आएगा। ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे क्लियर करती चलती हूँ वहीं पे। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँ या मैथ बनवाऊँ, आप कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, मैथ तो चूँकि कॉपी पर ही सॉल्व होता है, लेकिन जो भी साइंस वगैरह पढ़ते समय जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उसको आप नोट करते चलें। ठीक है, ताकि क्लास खत्म होने के बाद या जब भी आप खुद पढ़ने बैठें, आप लोग उसको नोट्स में, अपने जो भी नोट्स बनाते हैं वहाँ पे नोट करें। और एग्ज़ाम टाइम पे आपको, जब भी आप रिवीजन करेंगे या एग्ज़ाम टाइम पे आप बैठ के अगर रिवीजन करते हैं, तो आप लोगों को ध्यान में रहेगा कि हाँ, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे रिवीजन करना है। ठीक है, फिर आपको पूरे चैप्टर को, पूरे बुक को उस तरह से नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आपका एग्ज़ाम जो है आप अच्छे नंबर से जो है वो क्रैक करेंगे, पास कर लेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम जो है आप लोग का अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग जो मैंने ये चैप्टर डिटेल में पढ़ाया है उसको ज़रूर देखिए। नीचे लिंक है क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर इन डिटेल्स करके। ठीक है, चलिए तो 2 प्रश्न मैंने यहाँ सॉल्व करवा दिए हैं। अगला है, किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता अगर +1.5 डायोप्टर है तो वो लेंस उत्तल है या अवतल है? तो फ्रेंड्स, लेंस की क्षमता जो है वो प्लस में है। ठीक है, तो जो घनात्मक क्षमता होती है वो उत्तल लेंस की होती है, तो यहाँ पे उत्तल लेंस जो है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, मानव नेत्र के 3 मुख्य दृष्टि दोष के नाम लिखने हैं। 3 मुख्य दृष्टि दोष के आपको यहाँ पे नाम जो है वो लिखने हैं। 3 दृष्टि दोष जो होते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। ये 3 मुख्य दृष्टि दोष होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? यहाँ आपसे डेफिनेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जिस न्यूनतम दूरी तक आंख वस्तु को साफ साफ देख सकता है उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। ठीक है, अगला, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान लगभग कितना होता है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है?
25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। अगला है नेत्र की सामान्य दृष्टि यानी नॉर्मल विजन के लिए दूर बिंदु यानी फार पॉइंट और निकट बिंदु यानी नियर पॉइंट कितनी दूरी पर होते हैं। तो नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत दूरी पर होता है। ठीक है, 7 प्रश्न यहाँ पे थे, सातों प्रश्न मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे, 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है। तो फ्रेंड्स, नेत्र में जो प्रतिबिंब दूरी होती है उसमें परिवर्तन जो है वो नहीं होता है। ठीक है, समंजन के कारण जो है वो प्रतिबिंब दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ जो संकेत दिया है वो इस प्रश्न का एक तरह से उत्तर ही दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अगला है, एक व्यक्ति जिसका नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। ठीक है, जिसका नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, नहीं देख पाता है, तो सामान्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। तो उसको अवतल लेंस की आवश्यकता होगी, क्योंकि 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, वो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। इतना आपको बस थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए प्रश्न जो है वो लिखा है। बस आप ये समझ लीजिए कि अगर वो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है तो उसको अवतल लेंस जो है उस वो यूज करना है। ठीक है, तो जो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित होता है उसको अवतल लेंस की आवश्यकता होती है, अवतल लेंस वो लगाएगा। ठीक है, तो उसकी निकट दृष्टि दोष की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 10वां है कि एक विद्यार्थी अपने क्लास के अंतिम पंक्ति में बैठने पर ब्लैक बोर्ड पर की लिखावट स्पष्ट नहीं देख पाता। उसकी आंख किस प्रकार के दोष से ग्रसित है और इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस का व्यवहार करना होगा। तो वो कहाँ बैठा है, अंतिम पंक्ति में बैठा है और ब्लैक बोर्ड पर की लिखावट स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो उसकी जो आंख है फ्रेंड्स वो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, क्योंकि वो दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो जो दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है वो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित होता है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में उसे निकट का दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा, और दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देगा, निकट का नहीं दिखाई देगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, जो नाम है दृष्टि दोष का, निकट अगर कह रहा है तो समझ लीजिए कि वो निकट का देख सकता है, दूर का नहीं देख सकता है, और दूर कह रहा है तो दूर का देख सकता है, निकट का नहीं देख सकता है। ठीक है, अब दूर कैसे होगा, यानी निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है तो वो किस लेंस को उपयोग में लेगा, तो अपसारी लेंस या फिर अवतल लेंस। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, जैसा कि हमने चैप्टर 1 की 2 में शायद पढ़ा है ना, 2 में शायद पढ़ा है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है या उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। पढ़ाया था मैंने, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जरूर से पढ़िए, जो कि आपको उसी प्लेलिस्ट के लिंक में मिल जाएगा। चैप्टर जो है 1 और 2 दोनों मैंने पढ़ाया हुआ है, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा। ठीक है, तो यहाँ संकेत में ही इन दोनों का आंसर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11 कह रहा है फ्रेंड्स, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी कम हो जाती है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है तो वो किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो अवतल लेंस कब हम लोग लगाते हैं, अभी आपने पढ़ा कि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है तो अवतल लेंस का व्यवहार होगा। तो सिंपल है कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 12 के उत्तर में निकट दृष्टि दोष। ठीक है, वो अवतल लेंस लगा रहा है यानी निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, और नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो निकट दृष्टि दोष ही होता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दूर दृष्टि दोष जो होता है उसमें आपका प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पीछे बनता है। अब अगला प्रश्न है कि एक स्पष्ट चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष का वर्णन करें। तो निकट दृष्टि दोष किस तरह से आंखों में दिखाई देता है, मतलब किस तरह से जो आंख में जो भी दिक्कत होती है, निकट दृष्टि दोष में आंख में क्या प्रॉब्लम होती है, वो आपको चित्र के द्वारा बताना है। तो आपके बुक में भी दिया है और यहाँ मैंने ये फिगर भी बनाया है। ठीक है, देखिए, अति दूर स्थित वस्तु से आती किरणें, निकट दृष्टिता नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। ठीक है, और आंख का अपना दूर बिंदु,
आँख का अपना दूर बिंदु अनंत की अपेक्षा निकट। ठीक है, यहाँ पे आपको फिगर जो है वो दिख रहा है, यहाँ 3 फिगर जो है वो बनाए हुए हैं। यही आपका निकट दृष्टि दोष जो है इसको दर्शाता है। ठीक है, आप ये फिगर कॉपी पर भी देख लीजिए और मैं बुक में भी यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये आपका निकट दृष्टिता में नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है। ठीक है, ठीक है, और ये आपका क्या हो रहा है, ये उपचार है। ठीक है, उसके उपचार को क्या कर रहा है, यहाँ पे अपसारी बनाता है। अपसारी लेंस लगाने पे, जब हम अपसारी लेंस यूज करते हैं तो ये बनाता है और इस तरह से हम लोग इसको देख पाते हैं। मतलब हमारी जो निकट दृष्टिता की जो परेशानी है वो दूर हो जाती है अपसारी लेंस का उपयोग करने से। ठीक है, तो ये क्या दिक्कत होती है इसमें वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, और किस तरह से अपसारी लेंस का प्रयोग करने पे हमारी जो दिक्कत है वो दूर होती है, वो इस पिक्चर से आपको शो हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पॉइंट दिया हुआ है। क्यों ये दोष होता है, तो नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, और दूसरा अधिक मोटा हो जाता है जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। तो ये दोनों कारण जो है ये आपका ये दोनों फिगर में शो हो रहा है। ठीक है, नेत्र गोलक बड़ा हो जाना और अपना दूर बिंदु अनंत की अपेक्षा निकट हो जाना। ठीक है, फोकस दूरी जब कम हो गई तो अनंत की जगह निकट यहाँ पे दिखाई देता है। आंख का अपना दूर बिंदु है, लेकिन ये इस तरह से हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये उपचार बताया है। ठीक है, तो मैंने आपको उपचार भी बता दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको जो प्रश्न में कहा है आप उतना ही करिएगा। प्रश्न में आपसे क्या कहा है कि निकट दृष्टि दोष का वर्णन करना है फिगर के थ्रू, तो बस आप ये 2 ही फिगर बनाएंगे। ठीक है, एक ये पहला और एक ये दूसरा वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस से दूर किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूरदृष्टि दोष, और दूरदृष्टि दोष जो है वो उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है, अगला है तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। ठीक है, अगला है श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं। श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की जो घटना होती है उसको फ्रेंड्स हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है और किस रंग का सबसे कम विचलित होता है। तो विचलन जो सबसे अधिक होता है वो बैंगनी का होता है, और सबसे कम जो विचलन होता है वो लाल का होता है। ठीक है, लाल का विचलन सबसे कम होता है और लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि तरंग दैर्घ्य जो होता है वो लाल का सबसे अधिक होता है, बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, लेकिन बैंगनी का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल का विचलन कम होता है। ठीक है, तो बैंगनी का यहाँ पे आप लिखेंगे कि सबसे अधिक विचलित होता है बैंगनी और सबसे कम विचलित होता है लाल। अगला प्रश्न है कि क्या प्रकाश का रंग प्रकाश तरंगों के तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही, हाँ। ठीक है, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर कि हाँ, प्रकाश का रंग जो है प्रकाश तरंगों के तरंग दैर्घ्य पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अगला है प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक लाल रंग के लिए होता है। ठीक है, अगला है कि लाल रंग दूर से देखने पर भी लाल क्यों दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि कहीं सिग्नल वगैरह जहाँ होता है, चाहे ट्रेन का सिग्नल हो या फिर ट्रैफिक वगैरह में हम लोग फंसते हैं, जैसे रुकने के लिए कहा जाता है हमें, तो सिग्नल हम देख के रुक जाते हैं। तो आप देखिएगा कि धुआं हो, कोहरा हो या स्मॉग हो, फॉग हो, कुछ भी होता है, कितना भी बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन लाल रंग जो होता है ना वो विचलित कम होता है। ठीक है, वो आप कितना भी घना कोहरा होता है ठंड में या बारिश हो जाती है, कुछ भी होता है, लाल रंग दिखेगा, इसलिए कि वो विचलित नहीं होता है, उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो लाल रंग की रोशनी होती है, ठीक है, जो लाल रंग होता है वो दूर से भी हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और लाल रंग की रोशनी हवा में कम बिखरती है। बिखरना का मतलब होता है कि चारों तरफ कम जो होता है ना, कहते हैं ना हम लोग छितराना। ठीक है, चारों तरफ प्रकीर्णन जो उसका होता है वो कम होता है, तो इसलिए जब वो एक जगह पे रहती है तो इसलिए हमें जब वो कम उसका प्रकीर्णन होता है तो हमें लाल रंग जो है वो कितनी भी दूर से दिखाई दे देता है, या फिर आप ये कहिए कि
विचलन उसका कम है, ठीक है, तरंगदैर्घ्य अधिक है, तो वो कम रोशनी में भी हमें दिखाई दे देता है। स्मॉग होता है तब भी दिखाई देता है, फॉग होता है तब भी दिखाई देता है, बारिश होता है, आंधी आता है, तूफान आता है, कुछ भी होता है तो लाल रंग हमें दिखाई दे देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख दीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब अति लघु उत्तरीय का सबसे आखिरी प्रश्न कि क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है वो आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर आपको समझना है, क्योंकि आप कहिएगा कि अब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, तो वो आपको समझने को मिलेगा इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने पर। ठीक है, जब आप चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि जो भी बच्चे चैप्टर डिटेल में पढ़ चुके हैं उनके लिए ये प्रश्न का उत्तर बनाना बिल्कुल ईजी है। बहुत ही कम समय में बच्चे जो हैं इस प्रश्न का उत्तर कर लेंगे, लेकिन जिन्होंने ये चैप्टर डिटेल में नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आ गए हैं, तो उनके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। ठीक है, तो जिन्हें नहीं पता है वो चैप्टर डिटेल में पढ़ें, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको 2200 प्रश्न फिजिक्स के चैप्टर 3 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न का 2200 प्रश्न सॉल्व करवा दिया है। 2200 प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर समझ गए हैं। अगर फिर भी आपके मन में कहीं कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, वो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके अगली वीडियो में मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो सॉल्व करके बताऊंगी। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा, एक तरह से आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम की तैयारी आप लोगों को बुक में ही दी हुई है करने के लिए अच्छे से। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आप लोग ऊपर देख पा रहे हैं, और उसके आगे आप लोग पेज एक पीछे करेंगे तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव, जिस तरह से ऑब्जेक्टिव आता है एमसीक्यू, वो भी आपके बुक में दिया है। लेकिन अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपका एक तरह से एमसीक्यू ही है, तो अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें टोटल 17 प्रश्न है। 17 प्रश्न मैं आपको अगली वीडियो में ही सॉल्व करके बता दूंगी। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।